कोल हमारे पास एक सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल। जब पीट अंडर प्रेशर टेम्परेचर फर्दर डिके होता है तो वो कोल में कन्वर्ट होता है, और इस पर आपके पास 3 टाइप का, आपको 3 क्वालिटी का कोल मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये आपको टाइप्स डिफरेंट मिलते हैं या इनमें कोई एज सच कोई डिफरेंस है। होता क्या है कि पहले आपके पास लिग्नाइट कोल बनता है, फिर उस पर फर्दर टेम्परेचर प्रेशर वो फर्दर और भी क्या होता है, कुछ टाइम बाद वही कन्वर्ट होता है किसमें, बिट्यूमिन में। ठीक है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल है एज़ कम्पेयर टू लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल जो है वो एज अ फ्यूल नहीं काम कर सकते, उसको जला के आप उसको कंबस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसे आप एज अ फ्यूल नहीं काम कर सकते, ले सकते उससे। ठीक है, बिट्यूमिन भी इसी तरीके से है, बिट्यूमिन एज अ फ्यूल नहीं काम कर सकता। बिट्यूमिन फिर थोड़े टाइम बाद कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट गुड क्वालिटी कोल कहलाता है और ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर कहीं पे आप, अगर वो कहते हैं कि कोल, बहुत सारा कोल मिला है यहाँ पे, बहुत सारे रिज़र्व कोल रिज़र्व्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे काम की कोल माइन हो, क्योंकि वो लिग्नाइट भी हो सकता है, वो बिट्यूमिन भी हो सकता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो एंथ्रासाइट नहीं है तो फिर इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा हम वहाँ से अगर उस कोल माइन से एक्सट्रैक्ट करके कोल निकालें। ठीक है, क्योंकि जितना आप पैसा लगाएंगे उस कोल माइन को इस्टेब्लिश करने में, फिर वहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट करने में, फिर उसको रिफाइन करने में, ठीक है, व्हाट इफ वो लिग्नाइट कोल है, ठीक है, सो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। चलें, यहाँ पे आपके पास ये जो बिट्यूमिन कोल है, लिग्नाइट जो है इसके भी यूजेस होते हैं। लिग्नाइट सबसे, अगर आप बोलें जो हमें अगर फ़ायदा नहीं हो सकता, वो बिट्यूमिन कोल है अगर आप इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं करते तो। अब ये क्या है, देखो, इतना समझ आ गया, लिग्नाइट, बिट्यूमिन, एंथ्रासाइट, ये 3 तरीके का आपको कोल मिलता है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है, इसको आप डायरेक्टली बर्न करके आप इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में। ठीक है, ये जो बिट्यूमिन है इसकी क्वालिटी लिग्नाइट से बेहतर है, येट अगेन इसको आप एज अ फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपके पास अब बहुत सारे रिजर्व्स में बिट्यूमिन कोल पाया जाता है, तो अब इस बिट्यूमिन कोल का भी हमें फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये एक, आप कह सकते हो जैसे हम चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गंदा पानी है, उसमें से आपको जो विजिबल सॉल्यूट्स हैं उनको सेपरेट करना है, उसके लिए आप फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो एक सेपरेशन टेक्निक है। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी एक सेपरेशन टेक्निक है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज़ को उसके प्राइमरी कंपाउंड्स में, पार्ट्स में सेपरेट करें। ठीक है, उसे डिस्टिलेशन कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब डिस्टिलेशन बहुत तरीक़ों से की जाती है। जो सॉलिड होते हैं उनकी होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि हीट करना एक कंपाउंड को, जैसे कि यहाँ पे हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो हम कोल को हीट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि अगर ऑक्सीजन है, अगर एयर हवा है तो वो तो कंबस्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बिट्यूमिन की कंबस्शन होगी नहीं, क्योंकि ये एज अ फ्यूल नहीं इस्तेमाल हो सकता। फ्यूल क्या होता है, मैंने यहाँ पे बहुत बार वर्ड यूज़ किया फ्यूल का, होपफुली पता हो सबको, लेकिन अगर इन केस मैं बता दूँ यहाँ पे फ्यूल क्या होता है। कोई भी चीज़ जैसे आप जब बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, ठीक है, तो उससे आप एनर्जी ले सकते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। कैसे, जैसे कि एक इंजन है, ठीक है, उसमें आप फ्यूल डालते हैं, जैसे कि आपने पेट्रोलियम से हमें जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल मिलता है, तो पेट्रोल बर्न होता है इंजन में, और उससे जो आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है, इंजन उस पर काम करता है। ठीक है,
तो जो वर्क डन होता है इंजन में वो इस पेट्रोल की बर्निंग की वजह से हो रहा है, इस फ्यूल के जलने की वजह से हो रहा है, इस फ्यूल के कंबस्ट होने की वजह से हो रहा है। अब बिट्यूमेन तो कंबस्ट हो नहीं सकता, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आप हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये याद रखना है, ठीक है। तो सॉलिड्स की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, लिक्विड्स की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। लिक्विड्स की क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। चलें एक सेकंड। ओके, तो लिक्विड जैसे आपके पास पेट्रोलियम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, तो उसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, यानी कि एक लिक्विड को उसके प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइड करना, सेपरेट करना, ठीक है। पेट्रोलियम से हम लोग डिफरेंट चीज़ें फिर बनाते हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ पे हो रही होती है, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे कोल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? टेम्परेचर तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा। अब जब बिट्यूमिन की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो उसकी रिजल्ट में आपके पास 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड जिसे कोक कहा जाता है, अब ये कोक वो वाली कोक नहीं है। एक लिक्विड कोल टार, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और एक गैस जिसे कोल गैस कहा जाता है। अब बिट्यूमिन हमारे लिए काम की चीज़ नहीं थी, लेकिन उसको तोड़ने से, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से हमें जो ये चीज़ें मिली हैं, ये हमारे काम की चीज़ हैं। जैसे कोक की अगर आप बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। जैसे कि आपके पास सिल्वर हो गया, तो उसमें आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कोक को। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है कोल टार पे। कोल टार लिक्विड फॉर्म में होता है। अब मैंने आपको कहा था कि कोल टार जो है ये भी डायरेक्टली यूज़फुल नहीं होता, फिर इसकी, क्योंकि ये लिक्विड है तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, उससे हमारे पास बहुत सारे आपको फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो यूज़फुल होते हैं। वो सेपरेटली हम लोग उसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोल गैस की फॉर्म में मिलती है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट तरीके की गैसेस आपको कोल गैस में मिलती हैं। जैसे कि मेजॉरिटी क्या होता है, मीथेन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसको आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई बात कि बिट्यूमिन को आप एज अ फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, पर यहाँ पे देखो हमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कोक मिल गया, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कोक, सही है। किसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे? कोल टार की, ठीक है। कोल गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जा सकती है। कोल, यहाँ तक कोल हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, कोई पॉइंट यहाँ पे रह तो नहीं गया? एक सेकेंड। अच्छा, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद सिल्वर कहा था। सिल्वर एलिमेंट है, ठीक है, मेटल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके पास स्टील हो गया, ठीक है भाई, सिल्वर को आप मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे होते ना, हाँ, उसकी रिफाइनिंग हो रही होती है, क्लीनिंग हो रही होती है। स्टील आप बनाते हैं इंडस्ट्री में, स्टील एलॉय है वैसे, ठीक है, 2-3 मेटल्स का एलॉय है। एलॉय किसे बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स को। तो स्टील बनाते वक्त आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एज अ कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास कोल गैस एंड कोल टार, ये सब हो गए। उसके बाद आएंगे हम लोग सेकंड हमारे पास, अच्छा, कोल जो है वो आपको प्लांट के रिमेन से मिलता है। सेकंड हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी आपको प्लांट्स के रिमेन्स से बनती है। नेचुरल गैस में आपने 2-3 बातें ही याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, नेचुरल गैस में आपको मेजॉरिटी ऑफ द बहुत सारी गैसेस होती हैं। नेचुरल गैस मिक्सचर है गैसेस का, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी मिक्सचर की बात हो तो उसका कोई फार्मूला नहीं होता, उसका कोई मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला नहीं होता, उसका कंपोजिशन होती है।
एग्जाम्पल के तौर पे एयर की बात करूँ तो एयर क्या है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हाँ, इसमें 70% क्या है आपके पास नाइट्रोजन है, 21% क्या है ऑक्सीजन है, 4% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, 1% अदर गैसेस। तो ये क्या है, मैंने कंपोजिशन लिखी, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे कि अच्छा O3 5 ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से नेचुरल गैस का कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि ये एक मिक्सचर है, किसका, गैसेस का, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में जो गैस आपको मिलती है वो कौन सी है, वो है मीथेन, ठीक है। और नेचुरल गैस को आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, नेचुरल गैस में आपको बहुत सारी गैसेस मिलती हैं लेकिन मेजॉरिटी वोंट बी द राइट वर्ड आई थिंक, एनीवेज चलें। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में जो आपको गैस मिलती है वो मीथेन है। अब यहाँ पे नेचुरल गैस जो है, जो घरों में इस्तेमाल की जाती है, खाना बनता है जिस पे, तो वहाँ पे वो गैस कौन सी होती है, वो नेचुरल गैस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो बलूचिस्तान से में बहुत बड़ी क्वांटिटी पे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, स्पेशली जो सुई, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में नेचुरल गैस को, जो कुकिंग गैस होती है, उसे सुई गैस कहा जाता है क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया सुई से ये गैस जो है वो यहाँ पे इसके रिजर्व्स हैं। तो कंट्री में ज़्यादातर आपके पास जो गैस इस्तेमाल की जा रही है इंडस्ट्रियली वो इस एरिया से आ रही होती है, इसीलिए उसका नाम सुई गैस पड़ गया। दूसरी बात ये कि आपके पास आई डोंट नो इफ़ यू हैव नोटिस्ड और नॉट, बट आई थिंक सबको पता ही होगा ये कि नेचुरल गैस जो है, अगर कहीं से गैस लीक हो रही है तो यू कैन स्मेल इट, ठीक है। और वो सेफ्टी नेचुरल गैस की, नेचुरली देखो राइम हो गया, पर एनीवेज चलो, नेचुरली क्या होता है कि नेचुरल गैस की कोई भी स्मेल फ्रेगरेंस नहीं होती, ये ओडोरलेस होती है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती। अगर लीकेज हो भी गया तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। और क्योंकि हाईली कंबस्टेबल होती है, यानी कि इनफ्लेमेबल होती है, छोटा सा भी स्पार्क हुआ तो यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, तो एक ट्रेजेडी हो सकती है। तो इस वजह से नेचुरल गैस में क्या होता है, ये घरों में पहुँचाने से पहले इसमें आर्टिफिशली हम लोग एक गैस का, देखो इसमें 1% अदर गैसेस होती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादातर मीथेन है, तो वो जो 1% अदर इस गैसेस में से है, उनमें से एक गैस ऐसी होती है जो कि आर्टिफिशियली ऐड की जाती है और वो नेचुरल गैस को एक स्ट्रॉन्ग स्मेल दे रही होती है। उस गैस का नाम है इथाइल मर्सेप्टन, ठीक है। आपने मर्सेप्टन देखा होगा। मर्सेप्टन क्या होता है, SH को आप मर्सेप्टन कह रहे होता है, इथाइल C2H5SH, ठीक है। तो ये एक गैस है जो कि ऐड की जाती है किसमें, नेचुरल गैस में, ताकि अगर कहीं से लीकेज वगैरह हो तो उसको जल्दी से हर इंसान जो है वो रियलाइज़ कर सकता है, अच्छा लीकेज हो रही है। चलें, थर्ड हमारे पास है पेट्रोलियम। अच्छा, नेचुरल गैस जो है ये भी प्लांट के रिमेन से आता है, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो एनिमल रिजर्व से बनता है, एनिमल रिमेन से बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल रिमेन, तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन होता है, टेम्परेचर, अंडर टेम्परेचर, हाई प्रेशर, आपके पास एक बहुत थिक किस्म का ब्लैक कलर का ऑयल मिलता है, ठीक है। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर आपके पास जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं अभी तक हमारे पास, हम लोग इतना अभी EV के ऊपर शिफ्ट नहीं हुए हैं, वो अभी शिफ्टिंग हो रही है, वी आर स्विचिंग टू ग्रीन एनर्जी और ये जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें पेट्रोलियम, क्योंकि वो सारे आपके पास पेट्रोल के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, तो पेट्रोल एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और ये पेट्रोलियम से निकलता है, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्रियली इसकी बहुत वैल्यू है। जिस कंट्री के पास आप देखें पेट्रोलियम है, ऑयल है, तो दे आर क्वाइट रिच कंट्रीज। जैसे कि मिडल ईस्ट में एक बहुत अच्छा रिजर्व है ऑयल का, ठीक है।
और उनकी जीडीपी, उनका जो इकोनॉमी है वो थ्राइव ही ऑयल पे करती है। तो ब्लैक गोल्ड के मतलब ये कहलाता है, तो उसके पीछे रीज़न भी है। तो खैर इसको हमारे पास जो मिलता है तो वो रॉक ऑयल कहलाता है। ब्लैक कलर का थिक ऑयल होता है। ऑयल क्योंकि वो थिक होता है, विस्कस होता है, तो ऑयल का कहलाया जाता है वो लिक्विड। उसे मिनरल ऑयल कह सकते हैं आप, उसे रॉक ऑयल कह सकते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अब क्या होता है, इसकी रिफाइनिंग होती है। जब ये रिफाइन होता है तो ये फिर क्या कहलाता है, पेट्रोलियम। ठीक है, रिफाइन कहाँ पे होता है, रिफाइनरीज में होता है। रिफाइनरी वो जगह है जहाँ पे ये पेट्रोलियम क्या होगा, रिफाइन होगा। और ये रिफाइनिंग करने के लिए आपको मशीनरीज, पूरा एक सेटअप चाहिए। तो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो 4 रिफाइनरीज हैं फंक्शनल। ठीक है, अभी तो अब ये रिफाइनिंग कैसे होगी, रिफाइनिंग जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होती है। रिफाइनिंग आप पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम ऑयल की जब आप करते हैं तो आपको पेट्रोलियम मिलता है। ये जो मिनरल ऑयल आपको मिल रहा है इसको क्रूड ऑयल कहते हैं, इसकी रिफाइनिंग होती है तो पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पेट्रोलियम की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे कौन से आपको कंपाउंड्स मिल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो उससे जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो काम की चीज़ें हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, केरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल हो गया, ये जो आपकी वेजोलिन बन रही होती है, पेट्रोलियम जेली, ये भी पेट्रोलियम ऑयल की रिफाइनिंग से आ रही होती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पेट्रोलियम से मिलती है वो है गैसोलीन। गैसोलीन को पेट्रोल कहा जाता है, एक ही बात है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है पेट्रोलियम से वो है गैसोलीन। लेकिन सैडली हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% गैसोलीन मिलता है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और बहुत सारी और चीज़ों में आपको गैसोलीन की बहुत डिमांड है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल है। ठीक है, पेट्रोल, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो सिर्फ अगर हम रिलाई करेंगे पेट्रोलियम पे कि यहाँ से ही हमें गैसोलीन मिलेगा तो वो जो डिमांड है उसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो बाकी चीज़ें हमें मिल रही हैं पेट्रोलियम से ही, जैसे केरोसिन हो गया, ये इतना काम की नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस किया जाता है जिससे केरोसिन को हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ मैजिक। इस मैजिक टेक्निक को कहा जाता है क्रैकिंग। ठीक है, यानी कि ये जो हायर कार्बन्स हैं, क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग को पायरोलिसिस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनको लोअर हाइड्रो, क्योंकि गैसोलीन जो है वो एक लोअर छोटा, उसमें ज़्यादातर क्या होता है आपके पास, आपको इसमें हेप्टेन, ऑक्टेन और जो जितने भी लोअर एल्केन्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन, जैसे केरोसिन हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या है, C16H32। तो अच्छे खासे इसमें कार्बन्स हैं, 16 कार्बन्स हैं। ठीक है, तो ये हायर हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, इसको लोअर यानी कि गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। अब गैसोलीन सबको पता है पेट्रोल कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वो आसानी से लिक्विड से गैशियस वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप उसे ओपनली रख दें विदाउट एनी सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉन्ग अल्केन्स को शॉर्ट अल्केन्स में तब्दील किया जा रहा है, और बाकी जो आपके पास इस प्रोसेस के दौरान अल्कीन की फॉर्मेशन भी हो रही है। और ये एज अ बाय प्रोडक्ट तो है लेकिन ये यूज़फुल है, इससे भी हम और चीज़ें बनाते हैं। अब ये जो क्रैकिंग है इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहले आपके पास है थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, यानी कि थर्मल यानी कि हीट को इस्तेमाल करके आप क्रैक कर रहे हो। ठीक है, कैटालिटिक यानी कि इसमें आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा हमारे पास होती है स्टीमिंग। सबसे बेस्ट जो है वो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, क्योंकि इसमें गुड क्वालिटी पेट्रोल आपको मिलता है, गैसोलीन मिलता है। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग क्या है, यहाँ पे आप हायर प्रेशर, हाई टेम्परेचर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलरली जो है वो अनसैचुरेटेड अल्कीन बनाने के लिए थर्मल क्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि अच्छा आपको अनसैचुरेटेड अल्कीन्स जो है वो मिलें, और यहाँ पे अगर आप क्रैकिंग जो है वो पर्टिकुलरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड की करना चाह रहे हो तो उसमें आप थर्मल क्रैकिंग का इस्तेमाल करोगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड
अल्कीन या फिर अल्काइन, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। जब आप इनको गैसोलीन में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे आप थर्मल क्रैकिंग का यूज़ करोगे। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है, यहाँ पे आप टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग कम होता है, लेकिन यहाँ पे आप कैटलिस्ट का काम कर रहे हो। ये एज अ मेन चीज़ काम कर रहा है यहाँ पे। अब कैटालिटिक क्रैकिंग जो है ये बेस्ट टेक्निक है अमंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन मिल रहा है, ठीक है, जिसका ऑक्टेन नंबर हाई है। अब ऑक्टेन नंबर मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ की, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑक्टेन नंबर क्या होता है और रिफॉर्मिंग। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये छोटा सा स्टीम क्रैकिंग का पार्ट रह गया है। इसमें क्या होता है, इसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स जो है, हायर अल्केन्स, उनको वेपर में तब्दील किया जाता है, उनमें स्टीम मिक्स किया जाता है और उसे हीट किया जाता है, फिर उसे कूल किया जाता है। तो वो जो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपको इससे मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादातर गैसोलीन बनाने के लिए टेक्निक नहीं यूज़ की जाती। यहाँ पे एक वर्ड ये समझ आ गया, क्रैकिंग का मतलब क्या है। क्रैकिंग का मतलब है हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर में कन्वर्ट करना। ये मेजरली इसलिए किया जाता है ताकि गैसोलीन की डिमांड को पूरा किया जा सके, गैसोलीन पेट्रोल फॉर्म किया जा सके, ठीक है। इसको पायरोलिसिस भी कहते हैं। अब कैटालिटिक क्रैकिंग एक इन सब में से अमंग ऑल ऑफ देम ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे आपको हायर ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल मिलता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, देखो आपको जो ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल मिला। अब वो जो पेट्रोल आपको मिला है, क्या वो डायरेक्टली आप इंजन में डाल सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर आपने देखा हो, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है ताकि उसे हम थोड़ी इसकी क्वालिटी बढ़ा सकें। उस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक रिफाइनिंग है, एक रिफॉर्मिंग है। रिफाइनिंग यानी कि सेपरेशन जो हमने की ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। वो रिफाइनिंग क्या होती है, रिफाइनिंग वो होती है जहाँ पे आप फ़िल्टर कर रहे हो जो चीज़ हमारे काम की है, यूज़फुल को यूज़लेस चीज़ों से रिफाइनिंग हो रही है। जो मिनरल ऑयल था उसको रिफाइन करके आपने पेट्रोलियम बनाया, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरीके की रिफाइनिंग है आपके पास, सही है, सेपरेशन टेक्निक है। रिफॉर्मिंग क्या है, रिफॉर्मिंग आपके पास गैसोलीन की क्वालिटी को बढ़ाना रिफॉर्मिंग कहा जाता है, इन सिंपल वर्ड्स। अब रिफॉर्मिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है। अब ये रिफॉर्मिंग ये गलत मतलब बैड क्वालिटी कोल से हम गुड क्वालिटी कोल कैसे बना सकते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जांपल कभी कभी इंजन से आपको लाउड साउंड मिलती है, उसको नॉकिंग साउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉकिंग साउंड। और वो इंजन के लिए सही नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करें तो वो इंजन की लाइफ स्पैन को कम कर सकता है, ठीक है, इंजन को ख़राब कर सकता है। तो इस वजह से रिफॉर्म्ड पेट्रोल जो है वही इस्तेमाल किया जाता है इंजन्स में। और जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना गैसोलीन अच्छा होगा क्वालिटी में, और उतना ही वो इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब होता कैसे है रिफॉर्मिंग, देखो ये समझ आ गया, ये प्रोसेस क्या है गैसोलीन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। इसमें हम ऑक्टेन नंबर बढ़ा रहे होते हैं। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट चेन है, इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 ब्रांचेस मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ऑक्टेन नंबर है। इसका ऑक्टेन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में जितनी आप ब्रांचिंग करेंगे, वो जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होगा, हम कहेंगे कि ये जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है ये अच्छी क्वालिटी का कोल है, क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है। तो ऑक्टेन नंबर क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इन सिंपल वर्ड्स इट्स नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो जितना स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा, वो बैड क्वालिटी फ्यूल होगा। फिर आप करते हैं रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में आप हीट करते हैं उसको, या फिर आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें होती है उसकी ब्रांचिंग, और इसी ब्रांचिंग को हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। तो जितना ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होगा उतना उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, उतना वो अच्छा फ्यूल होगा, ठीक है। तो ये जो आप ये भी कह सकते हैं कि रिफॉर्मिंग क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्टेन नंबर। इससे वो जो नॉकिंग साउंड इंजन से निकल रहा होता है वो भी कम हो जाता है, एफिशिएंसी इंजन की बढ़ती है,
और ये एक MCQ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आइसो ऑक्टेन जो है इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 100 ऑक्टेन नंबर होता है। और ये सबसे ज़्यादा आपके पास ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा है, तो वो आइसो ऑक्टेन है। फिर पूछेगा आइसो ऑक्टेन का IUPAC फार्मूला क्या होता है, तो वो है, फार्मूला नहीं, नेम क्या होता है, तो वो है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटीन। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे वहाँ पे करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए आई प्रेफर कि इसको आप याद कर लें, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें, देखो जो N चेन होती है, N चेन का मतलब क्या है, स्ट्रेट। N का मतलब क्या है, स्ट्रेट। आइसो का मतलब देखो ये है मेरे पास स्ट्रेट चेन, कितने कार्बन है, 4, तो ये ब्यूटेन है। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन ब्रांच में लगा दूँ, चलो मैं ऐसी ब्यूटेन को, यहाँ पे 3 कार्बन ऐसा गया और एक मैंने ऐसे लगा दिया, तो है तो ये ब्यूटेन, लेकिन ये कैसा, आइसो ब्यूटेन है, क्योंकि एक ब्रांच है इसमें। ठीक है, ये था N ब्यूटेन, ये है आइसो ब्यूटेन। अगर मैं इसमें 2 ब्रांचेस लगा दूँ तो ये अभी भी ब्यूटेन है, लेकिन कैसा, नियो ब्यूटेन, 2 ब्रांचिंग होंगी। N क्या है, स्ट्रेट चेन, आइसो क्या है, 2 ब्रांच, और नियो क्या है, 3 ब्रांचेस। तो N हेप्टेन, N का मतलब क्या है, 0 ब्रांचेस। अब जब ब्रांच 0 है तो ऑक्टेन नंबर ब्रांचेस ही तो होता है, ऑक्टेन नंबर क्या है, 0। तो ये MCQs में पूछेंगे कि N हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या है, 0। सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर किसका होता है, आइसो ऑक्टेन का। इसका IUPAC फार्मूला क्या है, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटीन, और इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 100। ठीक है, अब जो ये रिफॉर्मिंग की जाती है, मैंने यहाँ पे लिखा था, इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे फेमस रेनाउंड कैटलिस्ट जो रिफॉर्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है वो है टेट्रामिथाइल लेड। ठीक है, मिथाइल को हम कैसे लिखते हैं, मिथाइल हम लिखते हैं इथाइल। इथाइल को कैसे, इथाइल बोलेंगे 2 कार्बन, यानी कि C2H5। फिर क्या लिखा है, टेट्रा इथाइल, 4 इथाइल हैं। लेड का सिंबल क्या होता है, PP। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ओके, तो जो कैटलिस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता था पहले वो था टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो ये इसको हम गुड एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या है, कि जो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, अब जब हम इसकी रिफॉर्मिंग कर रहे हैं तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो बढ़ रहा है, और इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो है टेट्राइथाइल लेड। तो उससे नॉकिंग साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई, तो इसीलिए एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, ये कैटलिस्ट जो है इससे रिफॉर्मिंग अच्छी होती है, लेकिन मसला ये है जब आप ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ये जो है वो लेड ऑक्साइड बनाता है जब ये कम्बस्ट होता है, और वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, तो उस वजह से अब ये इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब और कैटलिस्ट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिवीज़न, कि किस तरीके से हम इनको कैटेगराइज करते हैं, कितने तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का, एंड देन आइसोमराइजेशन है। उसके बाद है नॉमेनक्लेचर।